सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ डिटेल में सभी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है और साथ साथ जो की पॉइंट्स दिए हुए उन्हें भी याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य का। गरबा जो है वो गुजरात राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। सब की पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि गरबा मुख्य रूप से गुजरात राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। गुजरात राज्य का गरबा जो है वो एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। गरबा नवरात्रि के 9 दिवसीय त्यौहार के दौरान किया जाता है। गरबा कब किया जाता है? 9 दिवसीय त्यौहार, जबकि नवरात्रि के समय में। एक दीपक, जिसे हम गरबा दीप कहते हैं, या देवी दुर्गा की छवि को केंद्र में रखकर यह नृत्य किया जाता है जो दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। अब की पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेते हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है मर्क्यूरी, यानी बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक वाला। इसका जो व्यास है वो लगभग 4879 किलोमीटर का है। 4879 किलोमीटर है इसका व्यास बुध ग्रह का। बुध सूर्य की एक परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी करता है। बुध जो है वो बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी करता है, ये भी याद में रख लेना है। अब बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह यानी कोई भी प्राकृतिक चंद्रमा नहीं है। तो एक और एडिशनल पॉइंट याद रखना है कि बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल में ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह उसे कहते हैं जो कि एक ग्रह है और उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब सूर्य से इसकी औसत दूरी जो है वो 5.79 करोड़ किलोमीटर की है। सूर्य से बुध की जो दूरी है वो है 5.79 करोड़ किलोमीटर की। तो ये सभी पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस का। मानव शरीर का जो तापमान है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। सो अब की पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो है पहला कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस और फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों में होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। अब शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस होता है हमारे मस्तिष्क में, वो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। अब शरीर के तापमान को मापने का जो यंत्र है उसे हम कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम बुखार हो या कुछ हो उस समय में हम थर्मामीटर से मापते हैं शरीर का तापमान। ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो वो है 1951 में। पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में शुरू हुई थी। अब की पॉइंट्स पे हम बात करते हैं कि जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना है वो अप्रैल 1951। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो अप्रैल 1951 में शुरू हुई। जो अवधि थी वो थी अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक। अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक इसकी अवधि थी पहली पंचवर्षीय योजना की, यानी 5 साल। अब इसे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। याद रख लेना है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि लोनार झील किस जिले में है। तो इसका सही जवाब है बुल्डाना जिले में।
लोनार झील जो है वो बुल्डाना जिले में स्थित है। सो अब हम की पॉइंट्स पे बात करते हैं, अच्छी तरह से याद में रख लेते हैं। तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र राज्य के बुल्डाना जिले में स्थित है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य के बुल्डाना जिले में स्थित है। यह उल्कापिंड के टकराने से बनी एक क्रेटर झील है। यह जो है वो उल्कापिंड के टकराने से बनी एक क्रेटर झील है। लोनार झील खारे और क्षारीय पानी की झील है। लोनार झील जो है खारे और क्षारीय पानी की झील है। इसे रामसर साइट और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक धरोहर ने घोषित किया है। तो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो अब हम की पॉइंट पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है की पॉइंट, क्योंकि की पॉइंट पे याद रखते हैं तो हमें हर क्वेश्चंस के मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर तो की पॉइंट पे मिल जाते हैं। सो की पॉइंट की बात करते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया था। भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने में भी उन्होंने मदद की थी। अब वह 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, याद में रख लेना है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति भी रहे थे। उनका कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। सो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है अमृतसर में स्थित है। गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर पंजाब में स्थित है। अब की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्ण मंदिर भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। इसे हरमिंदर साहिब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। याद में रख लेना है, स्वर्ण मंदिर को हम हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब भी कहते हैं। यह सिख धर्म का पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो स्वर्ण मंदिर जो है वो सिख समुदाय से संबंधित है। वहाँ पर उनका पवित्र जगह है, पवित्र तीर्थ स्थल है। यह एक पवित्र सरोवर यानी अमृत सरोवर के बीच में स्थित है। अमृत सरोवर यानी पवित्र सरोवर के बीच में स्थित है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर 1604 ईस्वी में इसका मूल निर्माण हुआ था। स्वर्ण मंदिर का 1604 ईस्वी में मूल निर्माण हुआ था। अब 1809 से लेकर 1830 के बीच महाराजा रणजीत सिंह ने इसे सोने की परतों से सुसज्जित करवाया, जिससे इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। 1809 से 1830 के बीच में महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की परतों से इसे सुसज्जित करवाया था, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य का। लावनी जो है वो महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। सो अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो लावनी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी जो है वो एक पारंपरिक गीत और नृत्य का संयोजन है, जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावनी शब्द लावण्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सुंदरता। लावनी शब्द जो है वो लावण्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सुंदरता। यह मराठी लोकमंच यानी मराठी रंगमंच तमाशा का भी एक अहम हिस्सा है। तो याद में रख लें, तमाशा भी जो है वो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। तो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से, चारों पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य का। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब की पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है।
इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना के लिए किया था और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया था। घूमर जो है, घूमर नृत्य का जो विकास है वो भील जनजातियों ने माँ सरस्वती की आराधना के लिए किया था, फिर बाद में राजस्थानी की बाकी बिरादरियों ने इसे अपना लिया था। अब यह नाच मुख्यतः महिलाएं घूंघट लगाकर और एक जो घूमेदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं वह पहनकर करती है। इसमें नृत्य करने का तरीका ऐसा है कि महिलाएं घूंघट लगाकर एक घुमावदार पोशाक पहनती जिसे घाघरा कहते हैं। ये तीनों पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट है कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है असम राज्य से। बिहू नृत्य का संबंध है असम राज्य से। अब हम की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का एक प्रसिद्ध और स्वदेशी लोक नृत्य है जो बिहू उत्सव से जुड़ा हुआ है। बिहू जो है वो असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब यह असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। बिहू नृत्य जो है वो असम में रहने वाले जो असमिया लोग हैं उनकी सांस्कृतिक पहचान है और बिहू त्योहारों के दौरान किया जाता है और नए साल और फसल कटाई से जुड़ा हुआ है। बिहू जो है वो मुख्य रूप से त्योहारों में किया जाता है जो नए साल और फसल की कटाई से भी जुड़ा हुआ है। इसमें ढोल, पेपा और गगना जैसे वाद्य यंत्र जैसे यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो ये चारों पॉइंट को याद में रख लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो संबंधित है राजस्थान राज्य से। कालबेलिया जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। सो अब हम की पॉइंट्स पे बात करते हैं। सो कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान राज्य से संबंधित है। कालबेलिया, अब कालबेलिया नृत्य थार रेगिस्तान की कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कालबेलिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो कालबेलिया जनजाति द्वारा। अब 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसे लिया गया है। 2010 में यूनेस्को की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से लिया गया है और इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहते हैं। तो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख ले। नेक्स्ट, राउफ नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर का। राउफ नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है। अब की पॉइंट्स पे हम बात करते हैं कि राउफ नृत्य मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राउफ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा वसंत ऋतु, फसल की कटाई और ईद जैसे त्योहारों पर किया जाता है। यह जो है वह कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा वसंत ऋतु, फसल कटाई और ईद जैसे त्योहारों पर किया जाता है राउफ नृत्य। इस नृत्य में दो पंक्तियों में महिलाएं एक दूसरे के सामने खड़ी होकर सरल लयबद्ध फुटवर्क यानी पैरों की चाल करती है। ये तीनों पॉइंट को याद में रख लें। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अब की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह लगभग 6650 किलोमीटर है। 6650 किलोमीटर लंबी है नील नदी। यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका में 11 देशों से होकर बहती है। यह 11 देशों से होकर बहती है नील नदी। अब इस नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील माना जाता है। नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील माना जाता है और अंत में नील नदी जो है वो भूमध्य सागर में गिरती है। याद रखना है, अंत में जो नदी है वो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो ये सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख ले, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य में स्थित है थार मरुस्थल। की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह गुजरात, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तक फैला हुआ है।
यह जो है वो भारत के गुजरात, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में भी ये फैला हुआ है। भारत में इनका लगभग 60% हिस्सा राजस्थान में है। भारत में इसका 60% जो हिस्सा है थार मरुस्थल का, वो राजस्थान में है। इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, थार मरुस्थल को। ये चारों पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब है टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है वो टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है वो 260.5 मीटर है, जबकि लंबाई है 575 मीटर। लंबाई 575 मीटर है और ऊंचाई है 260.5 मीटर। यह जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब की पॉइंट्स को हम याद में रख लेते हैं कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में विनाशकारी बाढ़ लाती है। दामोदर नदी जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में विनाशकारी बाढ़ लाती है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से निकलती है, जिसे छोटा नागपुर पठार कहते हैं। वहाँ से यह दामोदर नदी निकलती है। अब दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद बाढ़ नियंत्रण के उपाय किए गए, जिससे स्थिति में सुधार आया है। याद में रख लेना है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना होने से दामोदर नदी में जो बाढ़ आता है उसमें नियंत्रण किए गए हैं, जिसमें एक सुधार आया है। तो अब ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये चारों पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है एम्पियर। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है उसे कहते हैं एम्पियर। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हम की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई इकाई एम्पियर है, इसे ए से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा को ए से दर्शाया जाता है। यह कूलम्ब आवेश के प्रति सेकंड प्रवाह के बराबर है। एम्पियर जो है एक कूलम्ब आवेश के प्रति सेकंड प्रवाह के बराबर होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड से संबंधित है छोलिया नृत्य का। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है पेपर में। की पॉइंट्स को हम याद में रख लेते हैं कि छोलिया नृत्य भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य है। कहाँ का? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का है यह छोलिया नृत्य। यह एक तलवार नृत्य है जो तलवारों की लड़ाई का नाटकीय चित्रण करता है। छोलिया नृत्य जो है वो तलवारों का एक नृत्य है जो तलवारों की लड़ाई का नाटकीय चित्रण करता है। छोलिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत से हुई है। छोलिया नृत्य की जो उत्पत्ति है, जो शुरुआत है, वो राजस्थान के कुमाऊं मंडल और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत से हुई है। ये पॉइंट्स को याद में रख लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करगट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य का। करगट्टम जो है वो तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो करगट्टम जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक लोकप्रिय और प्राचीन लोक नृत्य है। करगट्टम जो है वो
तमिलनाडु राज्य का एक लोकप्रिय और प्राचीन लोक नृत्य है। करगट्टम शब्द कारू यानी मिट्टी और कट्टम यानी घड़ा से बना है, जिसका अर्थ होता है कि मिट्टी का घड़ा। यह मुख्य रूप से वर्षा देवी मरियम्मन को समर्पित है। यह जो नृत्य है वो मुख्य रूप से वर्षा देवी मरियम्मन को समर्पित है, करकट्टम नृत्य। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य का। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का नृत्य नाटक है। तो अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो यक्षगान मुख्य रूप से कर्नाटक का एक पारंपरिक और लोकप्रिय नृत्य नाटक है, यानी डांस ड्रामा है। यक्षगान मुख्य रूप से महाभारत और रामायण की कथाओं को नृत्य और संगीत और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करता है। दक्षिण कन्नड़ में तुलुनाडु क्षेत्र में कासरगोड तक यक्षगान के रूप को नकुटिट्टू कहा जाता है। ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यक्षगान जो है वो हाल ही में रेलवे के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो याद में रख लेना है कि यक्षगान जो है वो मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य का एक नृत्य नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न है, झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य से। झूमर जो है वो झारखंड राज्य से, झूमर जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित है। तो की पॉइंट को याद में रख लेते हैं कि झूमर जो है वो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों का एक लोक नृत्य है। झूमर जो है वो झारखंड के साथ साथ में बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों का भी एक लोक नृत्य है। यह नृत्य जो है वो आदिवासी समुदायों और सदान यानी इंडो आर्यन जातीय समूह द्वारा किया जाता है और उनकी जीवन शैली विश्वासों को दर्शाता है। यह यानी झूमर नृत्य छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में प्रचलित है और फसल के मौसम से जुड़ा हुआ है। लोग एक पंक्ति में हाथ पकड़कर गाते और नाचते हैं। इसमें झूमर नृत्य में जो है वो लोग एक पंक्ति में हाथ पकड़कर गाते और नाचते हैं। तो अब ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पंथी नृत्य का जो संबंध है वो है छत्तीसगढ़ राज्य से। पंथी नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। यह मुख्य रूप से वहाँ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। पंथी नृत्य जो है वो सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह नृत्य धार्मिक त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है और गुरु घासीदास के अनुयायियों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने समानता और सामाजिक न्याय का संदेश दिया था। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि डोल्लू कुनीथा किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य का। डोल्लू कुनीथा जो है वो कर्नाटक राज्य का नृत्य है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। सो अब की पॉइंट्स पे हम बात करते हैं कि डोल्लू कुनीथा कर्नाटक राज्य का एक लोकप्रिय और ऊर्जावान लोक नृत्य है। डोल्लू कुनीथा यह मुख्य रूप से भगवान शिव का एक रूप श्री वीरलिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा है। यह जो है वो भगवान शिव के एक रूप श्री वीरलिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा है और यह नृत्य कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में कुरुबा गौड़ा समुदाय के अनुष्ठानों से उत्पन्न हुआ है। कुरुबा गौड़ समुदाय के अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है डोल्लू कुनीथा। अगला प्रश्न है कि सुआ नृत्य किस राज्य का है? तो सुआ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य सा है। तो अब की पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं कि सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से संबंधित है। सुआ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से संबंधित है। यह दीपावली के दौरान महिलाओं द्वारा तोते के रूप में किया जाता है। सुआ नृत्य तोते की तरह झुकते और फड़फड़ाते हैं और सुआ गीत गाते हैं जो भक्ति और प्रेम
व्यक्त करता है, याद में रख लेना है। अब इसे तोता नृत्य या फाग नृत्य भी कहते हैं, इसे तोता नृत्य और फाग नृत्य भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि झिझिया नृत्य किस राज्य का है, तो वो है बिहार राज्य का। झिझिया नृत्य जो है वो बिहार राज्य का नृत्य है। अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि झिझिया नृत्य भारत के बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झिझिया नृत्य, यह नृत्य पारंपरिक रूप से दशहरा के त्यौहार के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह जो नृत्य है वह पारंपरिक रूप से दशहरा के त्यौहार के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें सिर पर मिट्टी का घड़ा जिसमें दीपक जलता है और छेद होते हैं रखकर नृत्य करते हैं, जो बुरी शक्तियों से बचाव और देवी दुर्गा को समर्पित है। झिझिया नृत्य जो है वो एक देवी दुर्गा को समर्पित नृत्य है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाग नृत्य किस पर्व से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा होली के नृत्य से जुड़ा हुआ है। फाग नृत्य जो है वो होली के नृत्य से जुड़ा हुआ है, होली के पर्व से। अब की पॉइंट की बात करते हैं तो फाग नृत्य या फाग गीत मुख्य रूप से होली के त्यौहार से जुड़ा है, जो फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। फाग नृत्य जो है वो मुख्य रूप से होली के त्यौहार से जुड़ा है, जो फाल्गुन के महीने में मनाते हैं। वसंत के आगमन, राधा कृष्ण के प्रेम तथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये हिंदू पंचांग के फाल्गुन महीने में आते हैं। फाग नृत्य जो है वो हिंदू पंचांग के फाल्गुन महीने में आते हैं, इसलिए इसका जो नाम है वह फाग नृत्य पड़ा है। तो अब ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख ले, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुम्हाल नृत्य किस राज्य का है, तो डुम्हाल नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर का है। डुम्हाल नृत्य का संबंध है जम्मू कश्मीर से। अब की पॉइंट्स पे बात करते हैं कि डुम्हाल नृत्य मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे वहाँ की वटाल जनजाति, डुम्हाल नृत्य को जो है वो वटाल जनजाति के पुरुष विशेष रूप में करते हैं और विशेष अवसरों पर करते हैं, जिसमें वे लंबे रंगीन वस्त्र और ऊंची टोपी पहनते हैं। डुम्हाल नृत्य वटाल जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से पुरुष करते हैं और यह नृत्य को केवल पुरुष ही करते हैं, याद में रख लेना है। डुम्हाल नृत्य को केवल पुरुष करते हैं जो कि वटाल जनजाति से होते हैं। ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाब नृत्य बाघ नृत्य किससे संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है, तो वो है कर्नाटक राज्य से। बाघ नृत्य जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अब की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं तो बाघ नृत्य मुख्य रूप से भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों से संबंधित है। बाघ नृत्य मुख्य रूप से भारत के केरल और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओणम और दशहरा जैसे त्योहारों पर कलाकार खुद को बाघों के रूप में रंगकर पारंपरिक संगीत पर नृत्य करते हैं, जो बाघ के शिकार का अनुकरण करता है। याद में रख लेना है, ओणम और दशहरा जैसे त्योहारों पर कलाकार खुद को बाघों के रूप में रंगकर पारंपरिक संगीत पर नृत्य करते हैं, जो बाघ के शिकार का अनुकरण करता है। अब उड़ीसा में भी बाघा नाचा नामक एक बाघ नृत्य किया जाता है। याद में रख लेना है, उड़ीसा राज्य में भी बाघा नाचा नामक एक बाघ नृत्य करते हैं। अब ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख ले, तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो वाराणसी में स्थित है। अब की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो गंगा नदी के पश्चिमी तट पर है और यह जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों में यह गिना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये चारों पॉइंट को याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में। सोमनाथ मंदिर जो है वो स्थित है गुजरात राज्य में। अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में वेरावल के पास समुद्र तट पर स्थित है। याद में रख लेना है, सोमनाथ मंदिर जो है वो समुद्र तट पर स्थित है गिर सोमनाथ जिले के वेरावल में। अब यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। यानी अगर काउंटिंग होती है 12 ज्योतिर्लिंगों की तो ये पहला ज्योतिर्लिंग है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, यह सोमनाथ मंदिर। अब यह जो है वो अरब सागर के किनारे स्थित है। सोमनाथ मंदिर जो है वो अरब सागर के किनारे स्थित है। तब ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह को। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। अब की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी लोहे का जंग के कारण इसका जो रंग है वो लाल नारंगी दिखाई देता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड मौजूद होने की वजह से यह लाल कलर का दिखाई देता है मंगल ग्रह। अब इसके दो छोटे चंद्रमा है यानी दो छोटे उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह है? तो वो मंगल ग्रह के उपग्रह है। तो ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला मानव कौन था? तो इसका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहला मानव था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हम की पॉइंट्स पे बात करते हैं कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला जो मानव था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के कमांडर के रूप में चंद्रमा पर उतरे थे। याद में रखना है, 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 के कमांडर के रूप में वह चंद्रमा पर उतरे थे। और इसके साथ में वह बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर उतरे थे, जो दूसरे व्यक्ति थे। बज एल्ड्रिन जो थे वो चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तीनों पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 सितंबर को। 5 सितंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी के सम्मान में मनाया जाता है हर साल। अब दुनिया भर में जो विश्व शिक्षक दिवस है वो हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 सितंबर और विश्व शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर को। तो अब ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ बांध है। अब हम की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य के महानदी पर बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है जिसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है जिसकी कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर। हीराकुंड बांध का निर्माण 1957 में हुआ था। हीराकुंड बांध का जो निर्माण है वो 1957 में हुआ था। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में होता है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, चारों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 2017 में। भारत में जो जीएसटी है वो 2017 में लागू हुआ। तो की पॉइंट की बात करते हैं कि भारत में 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी को 101 यानी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। अब भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को स्वीकृति दी थी। याद रखना है, 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी के रूप में स्वीकृति दी थी भारत के राष्ट्रपति ने। अब संविधान का अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के गठन से संबंधित है।
अब जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य असम है। जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य जो है वो असम राज्य है। ये भी क्वेश्चन आया है कि भारत का पहला राज्य जिसने जीएसटी लागू किया था तो वो है असम राज्य। तो ये सभी पॉइंट्स याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। की पॉइंट्स याद रखते हैं कि सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह है। शुक्र का घना कार्बन डाइऑक्साइड वाला वातावरण एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है जो गर्मी को फंसा लेता है और इसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। तो शुक्र ग्रह का जो गर्म होने का कारण है वो है उसका घना कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वातावरण में फैला हुआ है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है। और शुक्र की सतह का औसत तापमान जो है वो 464 डिग्री सेल्सियस होता है जिस पर एक शीशा भी पिघल सकता है, इतना गर्म होता है शुक्र ग्रह। तो अब ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो वो हम मनाते हैं 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हम मनाते हैं 1 मई को। अब हम की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि 1 मई को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई के दिन मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम मनाते हैं। अब यूरोप में 14 जुलाई 1988 को पेरिस में सोशलिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1 मई को मजदूर के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का श्रमिक दिवस घोषित किया। 14 जुलाई 1988 को घोषित हुआ था कि मजदूरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकता और एकजुटता। अब भारत में पहला मजदूर दिवस 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। भारत में जो पहला मजदूर दिवस है वो 1 मई 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। तो ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है। तो वो है केरल राज्य का। कथकली जो है वो केरल राज्य का नृत्य है। तो अब हम की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि कथकली भारत के केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नाटिका है। कथकली जो है वो भारत के केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है जो कि इसकी जड़ें केरल की प्राचीन नृत्य और नाट्य परंपराओं में से एक है और यह 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ। यह महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों पर आधारित है। यह जो है वो महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों पर आधारित है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है असम राज्य से संबंधित है बिहू नृत्य। बिहू नृत्य का संबंध है असम राज्य से। अब की पॉइंट याद रखते हैं कि बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का एक प्रसिद्ध और स्वदेशी लोक नृत्य है। बिहू नृत्य यह असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। बिहू नृत्य जो है वो असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान है और बिहू त्योहारों जिसके दौरान किया जाता है जैसे कि नए साल और फसल की कटाई से भी यह जुड़ा हुआ है। बिहू नृत्य जो है त्योहारों के दौरान किया जाता है और यह नए साल और फसल की कटाई से भी जुड़ा हुआ है बिहू नृत्य। तो ये सभी पॉइंट्स याद में रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो वह देते हैं ओस्लो शहर में। ओस्लो शहर में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। यह ओस्लो सिटी हॉल एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है। यह ओस्लो सिटी हॉल में एक औपचारिक समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। और ओस्लो में नोबेल शांति केंद्र भी स्थित है। नोबेल पीस सेंटर स्थित है ओस्लो में। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है। तो इसका सही जवाब है मधुमेह की बीमारी। मधुमेह की वो बीमारी जो है वो इंसुलिन की कमी से होती है। अब की पॉइंट से बात कर लेते हैं कि इंसुलिन की कमी से मुख्य रूप से डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी होती है। शरीर
या तो इंसुलिन बनाता है या उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे खून में शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। जिसे यानी अगर खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। यह स्थिति लंबे समय में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। ये याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज़ नामक रोग हो सकता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा का संबंध किस अंग से है? तो उसका संबंध है फेफड़े से। दमा का जो संबंध है वो फेफड़े अंग से है। तो अब की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। सो दमा, अस्थमा मुख्य रूप से फेफड़े और उसके अंदर हवा ले जाने वाले वायु मार्गों को प्रभावित करने वाली बीमारी है। दमा जो है वो फेफड़े, लंग और उसके अंदर हवा ले जाने वाली वायु मार्गों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। दमा होने पर फेफड़े, आपके फेफड़े जो है वो अंदर हवा ले जाने वाली नलियाँ संवेदनशील हो जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। दमा होने पर फेफड़ों के अंदर हवा ले जाने वाली जो नलिकाएं रहती है, जो नलियाँ रहती है, वो संवेदनशील हो जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। इन वायु मार्गों के आसपास मांसपेशियाँ कस जाती है, जिसमें नलियाँ और पतली हो जाती है और वायु मार्गों की परत में अतिरिक्त बलगम निकलता है, जिसमें हवा का अंदर बाहर जाना और भी कठिन हो जाता है। तो दमा की शिकायत में ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। तो सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है कुंचिकल जलप्रपात। अब की पॉइंट्स को हम अच्छी तरह से याद में रख लेते हैं। सो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है यानी जलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया है। याद में रख लेना है, कुंचिकल जलप्रपात जो है वो वराही नदी द्वारा बनाया गया है। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 455 मीटर है। इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 455 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा सीढ़ीदार जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा सीढ़ीदार जलप्रपात है और एशिया का यह दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। याद में रख लेना है, एशिया का यह दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब है 7.4 का। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। सो अब की पॉइंट्स पे हम बात करते हैं कि मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान जो है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। 7.3 से 7.45 के बीच में होता है मानव रक्त का पीएच मान। अब यह एवरेज में देखा जाए तो 7.4 का होता है। अब रक्त सामान्य रूप से थोड़ा क्षारीय यानी स्लाइटली अल्कलाइन होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च को। 22 मार्च को हम हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को हम मनाते हैं। विश्व जल दिवस 1993 से हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 1993 से मनाया जा रहा है 22 मार्च के दिन। अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है यह, जो मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। सो ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। यह जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अब की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह मूल रूप से मंदिरों में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है जो हिंदू पौराणिक कथाओं और भक्ति को व्यक्त करता है। याद में रख लेना है, एक धार्मिक नृत्य है जो हिंदू पौराणिक कथाओं और भक्ति को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम को पहले दशिअट्टम और सदिराट्टम के नाम से भी जाना जाता था। भरतनाट्यम को पहले दशिअट्टम और सदिराट्टम के नाम से भी जाना जाता था। अभी गाइस तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है केरल राज्य का। कथकली जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो की पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो कथकली केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की जो उत्पत्ति है वो 17वीं शताब्दी में केरल में हुई थी। यह अपने विस्तृत मेकअप, रंगीन वेशभूषा और मुखौटों के लिए जाना जाता है कथकली नृत्य। अब इस नृत्य में आमतौर पर भारतीय महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत से कहानियाँ प्रस्तुत की जाती है। इस नृत्य से भारतीय महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत से की कहानियाँ प्रस्तुत की जाती है। तो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी राज्य का संबंध है आंध्र प्रदेश से। की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से हुई है। अब यह रामायण, महाभारत और भगवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो रामायण, महाभारत और भगवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और मृदंगम, वायलिन, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है कुचिपुड़ी नृत्य में। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखें। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का। मोहिनीअट्टम जो है वो केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम का अर्थ है मोहिनी। मोहिनी का मतलब होता है एक पौराणिक मोहिनी अवतार, और अट्टम का मतलब होता है नृत्य का संयोजन, जिसका अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य। जादूगरनी का नृत्य कहते हैं मोहिनीअट्टम को। अब यह एक एकल नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है और अपनी कोमल शैलियों के लिए जाना जाता है यह मोहिनीअट्टम नृत्य। तो ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख ले। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू और डिटेल में देखा। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।